कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि 4 रग्बी खिलाड़ी निक, मार्की, कोरी और विल वीकेंड पर समंदर में मछली पकड़ने जाने का प्लान बनाते हैं। उनका प्लान आसान है, सुबह मरीना पहुंचना, बोट लेकर समंदर में जाना, कुछ मछलियां पकड़ना, आराम करना और शाम तक वापस लौट आना। लेकिन उनमें से किसी को नहीं पता कि यह सामान्य ट्रिप जल्द ही जिंदगी की सबसे खतरनाक जंग बन जाएगी। सुबह के तड़के चारों मरीना पर आकर खड़े हो जाते हैं। विल पहली बार समंदर में जा रहा है। वह उत्सुक तो है लेकिन थोड़ा घबराया हुआ भी है। वह मार्की से पूछता है, भाई सच बता, समंदर में शिप बहुत हिलेगा क्या? मार्की इस ट्रिप का कैप्टन है। वह हल्के में कहता है, अरे यार थोड़ी बहुत लहरें होंगी लेकिन कुछ खास नहीं, इतना मत डर। यह सुनकर विल थोड़ा शांत हो जाता है। कोरी एक वाटरप्रूफ बैग निकालता है और कहता है, अपने अपने फोन इस अंदर रख दो, खारा पानी इलेक्ट्रॉनिक्स खत्म कर सकता है। निक हंसते हुए कहता है, तेरी अक्ल सलामत है कोरी। सब फोन बैग में डाल देते हैं और बोट पर चढ़ जाते हैं। सुबह के 6:30 बजते बजते बोट मरीना से बाहर निकलकर गहरे समंदर की ओर बढ़ने लगती है। पानी साफ और सुंदर है, ठंडी हवा बहुत अच्छी लग रही है और बोट के स्पीकर पर हिप हॉप म्यूजिक बज रहा है। चारों मस्ती कर रहे हैं। लेकिन जब ये दोस्त समंदर में मौज मस्ती कर रहे थे तब जमीन पर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर दी थी। ऊपरी वायुमंडल में एक ताकतवर तूफान बन रहा है। निक की माँ टीवी पर यह फोरकास्ट देखती है और तुरंत निक के नंबर पर कॉल करती है। फोन बजता रहता है, कोई जवाब नहीं देता क्योंकि निक का फोन वाटरप्रूफ बैग में बंद है। वह एक वॉइसमेल छोड़ती है, निक बेटा बहुत बड़ा तूफान आ रहा है, अगर समंदर में हो तो तुरंत वापस आ जाओ। लेकिन बोट पर सब बेफिक्र हैं। वे अपनी पहली फिशिंग लोकेशन पर पहुंचते हैं। निक को तुरंत एक बड़ी मछली लग जाती है। वह उसे गर्व से दिखाता है। मार्की हंसता है, यार ये जगह कभी मेरा भरोसा नहीं तोड़ती, इसीलिए मैंने इसका नाम कूपर्स होल रखा है। तभी विल की नजर कोरी के हाथ की अंगूठी पर पड़ती है। वह 2002 की सुपर बाउल चैंपियनशिप रिंग है। सब उसकी तारीफ करते हैं। थोड़ी देर बाद मार्की कहता है, चलो और अंदर चलते हैं, मेरी फेवरेट जगह गोल्डन स्पॉट। सब राजी हो जाते हैं। बोट तेज रफ्तार से चलने लगती है लेकिन जैसे जैसे वे किनारे से दूर जाते हैं लहरें बड़ी होने लगती हैं। निक का चेहरा पीला पड़ जाता है, उसे सी सिकनेस हो जाती है। मार्की उसे पानी पिलाता है। इसके बाद करीब 9 बजे वे गोल्डन स्पॉट पहुंचते हैं। यहाँ पर पानी गहरा और शांत है। मार्की इंजन बंद करता है और कहता है, अब एंकर डालो। लेकिन दोपहर के 1 बजते बजते आसमान में काले बादल छा जाते हैं। मार्की चिंतित होकर कहता है, तूफान आ रहा है, जल्दी निकलते हैं। कोरी एंकर की रस्सी खींचने लगता है लेकिन रस्सी नहीं हिलती। मार्क्यू उसके साथ लग जाता है। फिर चारों मिलकर पूरी ताकत लगाते हैं लेकिन एंकर जिसका तस है। मार्क्यू कहता है, यह चट्टानों में फंस गया है। आसमान काला हो चुका है, हवा तेज हो गई है। मार्की आखिरी दांव लगाता है। बोट की इंजन से एंकर खींचते हैं। वह सबको चेतावनी देता है, पकड़ कर रहना, बोट झटका खाएगी। इंजन चालू होती है, बोट आगे बढ़ती है लेकिन एंकर खुलने के बजाय रस्सी और टाइट हो जाती है। इससे बोट का पिछला हिस्सा धंसने लगता है और अगला हिस्सा ऊपर उठ जाता है और देखते ही देखते बोट खतरनाक ढलान पर झुक जाती है। इस वक्त सब रेलिंग पकड़े हुए हैं और किसी की नजर सामने से आती विशाल लहर पर नहीं है। वह लहर दीवार की तरह बोट के अगले हिस्से पर टकराती है। बोट पलक झपकते ही उलट जाती है। सब कुछ अंधेरा और पानी से भर जाता है। जब चारों ऊपर आते हैं तो देखते हैं कि बोट पूरी तरह उल्टी तैर रही है। उनका एकमात्र सहारा यही है। सब एक दूसरे का नाम चिल्लाते हैं। गनीमत है कि चारों जवाब देते हैं। मार्की कहता है कि बोट के पास रहो, यह तैर रही है। वे बोट को पलटने की कोशिश करते हैं लेकिन वह बहुत भारी है। तब विल को याद आता है, एंकर की रस्सी अभी भी लगी है। वह बोट को नीचे खींच रही है। किसी के पास चाकू नहीं है। विल गोता लगाता है और प्रोपेलर के तेज किनारे से रस्सी काटता है। रस्सी टूट जाती है लेकिन बोट उलटी ही रहती है और तूफान और बदतर हो जाता है। आधे घंटे बाद मार्की कहता है, रस्सी को एक तरफ बांधकर खींचते हैं, शायद बोट पलट जाए। चारों फिर से खींचते हैं लेकिन बोट हिलती नहीं। दुर्घटना के 5 घंटे बीत चुके हैं। सबको समझ आ जाता है कि बोट को पलटना नामुमकिन है। ठंडा पानी उनकी ताकत खत्म कर रहा है। मार्की कहता है, बोट के अंदर सामान निकालते हैं, लाइफ जैकेट है। विल पूछता है, कहाँ? मार्की बताता है, बाय कंपार्टमेंट में, लेकिन अगर वे कंपार्टमेंट खोलेंगे तो पानी भर जाएगा और बोट डूब सकती है। सब सोचते हैं बोट डूबेगी ही, लेकिन लाइफ जैकेट के बिना वे ठंडे पानी में रात नहीं बिता सकते। मार्की कहता है, मैं जाता हूँ, मैं कैप्टन हूँ। वह गोता लगाता है। कुछ पल बाद वह 2 लाइफ जैकेट लेकर आता है। फिर से जाता है, 2 और लाइफ जैकेट लाता है। तीसरी बार वह फ्लेयर गन लेकर आता है जिससे पहली बार उन्हें उम्मीद दिखती है। कोरी कहता है, अब मैं पानी की बोतलें निकालता हूँ। वह गोता लगाता है लेकिन तुरंत घबरा कर आ जाता है। भाई नीचे कुछ दिखाई नहीं देता। तभी दूर से जहाज की हॉर्न सुनाई देती है। चारों चीखने चिल्लाने लगते हैं। मार्की फ्लेयर गन दागता है लेकिन जहाज अपनी दिशा में चला जाता है और उनकी उम्मीद फिर से टूट जाती है। निक को याद आता है उसका वाटरप्रूफ बैग बोट से बंधा है, उसमें फोन है। वह कहता है, अगर फोन निकाल लाया तो कॉल कर सकते हैं।
वह थोड़ा गर्म होने के लिए रुकता है। इस बीच विल मजाक करता है, यार ये स्थिति उन 5 लगातार हारे हुए मैचों से भी बदतर है। एक कमजोर हंसी आती है। निक गोता लगाकर बैग ले आता है और सब खुश हो जाते हैं। वे फोन निकालते हैं। हर फोन पर नो सिग्नल लिखा है। निक चिल्लाता है, इमरजेंसी हर जगह काम करनी चाहिए। मार्की कहता है, फोन बंद करो, बैटरी बचाओ। जमीन पर निक की गर्लफ्रेंड पोला और उसकी माँ ने पुलिस को फोन कर दिया है। पुलिस मरीना जाकर खाली बोट ट्रेलर देखती है। कोस्ट गार्ड को सूचित किया जाता है। वहीं समंदर में रात हो चुकी है। तूफान और तेज हो गया है। मार्की जोर जोर से कांप रहा है। मुश्किल से बोल पाता है। निक उसके पास बैठता है और कहता है, सुन, ठंड लगना अच्छा संकेत है, मतलब तुम्हारा शरीर अभी लड़ रहा है। वे अपने ट्रेनिंग का चैंट चिल्लाते हैं, हम नहीं रुकेंगे, यह अब जिंदा रहने की जिद है। अचानक कोरी कहता है, बारिश रुक गई। निक कहता है, शायद भगवान ने प्रार्थना सुन ली। लेकिन उसी पल एक और विशाल लहर आती है। वह बोट पर टकराती है। चारों अलग अलग दिशाओं में बिखर जाते हैं। वे फिर से एक दूसरे को ढूंढते हैं और उलटी बोट पर चढ़ते हैं। लेकिन विल के पैर पर गहरा जख्म हो गया है। खून पानी में फैल रहा है। लहरें बार बार उन्हें बोट से गिरा देती है। तभी कोई चिल्लाता है, पानी के अंदर कुछ बड़ा घूम रहा है। सब दहशत में आ जाते हैं। उसी समय मार्की की हालत बहुत खराब हो जाती है। वह कमजोर आवाज में कहता है, मुझे अजीब लग रहा है, जैसे कोई मुझे खींच रहा हो। निक समझ जाता है, हाइपोथर्मिया का आखिरी स्टेज। मार्की को भ्रम होने लगते हैं। देखो, मेरी बेटी यहाँ है। वह मुस्कुरा रही है। निक उसे हिलाता है, मार्की, तुम्हारी बेटी यहाँ नहीं है। लेकिन मार्की की आंखों की रोशनी जाती रहती है। कुछ ही देर में वह पानी के अंदर समा जाता है। एक दोस्त हमेशा के लिए चला गया। उसी रात कोरी भी टूट जाता है। वह पागलों की तरह चिल्लाने लगता है, जैसे किसी अदृश्य दुश्मन से लड़ रहा हो। निक और विल उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक तेज लहर आती है और कोरी भी समंदर में गायब हो जाता है। अब बोट पर सिर्फ निक और विल बचे हैं। विल का जख्मी पैर बहुत खराब हो चुका है। वह बेसुध होने लगता है। अचानक वह कहता है, निक, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मैं कपड़े उतार रहा हूँ। निक जानता है कि यह हाइपोथर्मिया का आखिरी लक्षण है। दिमाग गर्मी का झूठा एहसास देता है। निक चिल्लाता है, विल मत उतार, यह गर्मी नहीं है। लेकिन विल उसकी बात नहीं सुन पाता। एक लहर आती है और विल पानी में बह जाता है। निक रस्सी पकड़कर उसे खींचने की कोशिश करता है, लेकिन विल बेहोश है। एक और लहर उसे दूर ले जाती है। निक बार बार उसका नाम चिल्लाता है, लेकिन समंदर सिर्फ खामोश रहता है। निक बिल्कुल अकेला है। 4 दोस्त सफर पर निकले थे, अब सिर्फ वह एक रह गया है। वह आसमान की तरफ देखकर चिल्लाता है, क्यों, मैं क्यों बचा हूँ। उसके अंदर गुस्सा है, दर्द है। तभी उसे अपने पिता का एक पुराना वाक्य याद आता है, कभी उन लोगों में मत बनना जो हार मान लेते हैं। निक सोचता है, अगर वह जिंदा बचता है तो वह दुनिया को बता सकेगा कि उसके दोस्त कितनी बहादुरी से लड़े। वह बोट को मजबूती से पकड़ लेता है। कोस्ट गार्ड का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एक रेस्क्यू बोट उस इलाके से गुजरती है। एक सिपाही को दूर एक उलटी बोट पर कोई पड़ा दिखता है। वह रिपोर्ट करता है। हेलीकॉप्टर मौके पर भेजा जाता है। जब हेलीकॉप्टर ऊपर आता है तो निक मुश्किल से अपना सिर उठाता है। वह इतना कमजोर है कि उसे पता नहीं चलता कि यह हकीकत है या भ्रम। रेस्क्यू टीम रस्सी नीचे उतारती है और उसे ऊपर खींच लेती है। वे उसका नाम पूछते हैं। वह फुसफुसाता है, मेरा नाम निक है। कमांड सेंटर पर खबर पहुंचती है, निक जिंदा मिल गया है। उसकी माँ और पोला राहत से रोते हैं, लेकिन 3 घरों में फोन बजते रहते हैं। मार्की, कोरी और विल में से कोई वापस नहीं लौटता। कोस्ट गार्ड कई दिनों तक तलाश करता है, लेकिन समंदर उन्हें हमेशा के लिए अपने अंदर समा लेता है। निक उस पूरी घटना का एकमात्र जीवित बचा हुआ इंसान है। वह बच गया, लेकिन उसका एक हिस्सा हमेशा उसी समंदर में अपने 3 दोस्तों के साथ रह गया। उनकी बहादुरी, उनकी लड़ाई, उनके आखिरी पल, यह सब निक के साथ हमेशा रहेगा। क्योंकि कभी कभी सर्वाइवल की कहानी सिर्फ जिंदा रहने के बारे में नहीं होती। यह दोस्ती, हिम्मत और हार न मानने के उस वादे के बारे में होती है जो हम अपने और अपनों से करते हैं। दोस्तों, अगर आप ऐसी सिचुएशन में फंस गए तो आप क्या करोगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।